हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक इंडक्शन जो तीसरी यूनिट है उसके अंदर पार्ट सेट ला के एक एप्लीकेशन जो है कंप्लीट की थी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। अगर अब कंडक्टर जो है वो सर्कुलर हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके हैं दो आर्टिकल। पहले हमारे पास है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, यानी कि ये सर्कुलर रिंग है, इसमें हमने करंट फ्लो करवाना है ऐसे। इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना है बार्ट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन से। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लिया कि ये रिंग जो है इसका रेडियस है हमारे पास r और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो होने से R रेडियस, यहाँ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर डिटरमाइन करना O। तो हम लिख सकते हैं लेट I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए रिंग ऑफ रेडियस R विथ सेंटर O। O इसका सेंटर है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट O ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट AB, यानी कि AB इज इक्वल टू IDL। यहाँ पे हम एक करंट एलिमेंट मान लेते हैं छोटा, जिसकी लेंथ DL है, करंट इसमें से I फ्लो हो रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन DB होगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट एलिमेंट की वो अलोंग द टेंजेंट होगी। तो इसलिए इसके बीच में और इसके बीच में, जैसे बार्ट-सावर्त लॉ के अंदर ये होता है कि ये एलिमेंट होता है AB और ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, यहाँ इन दोनों के बीच में जो है ना एंगल होता है थीटा। तो सिमिलरली करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर ये सेंटर है, तो इससे जो इसकी जो एंगल बनेगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर का, वो बन जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट AB इज इक्वल टू IDL एट O इज कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बार्ट-सावर्त लॉ। बार्ट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा DB इज इक्वल टू म्यू नोट IDL, और यहाँ कर देंगे भाई हम sin 90 अपॉन 4 पाई और R का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, R है। तो यहाँ पर B की वैल्यू जो है कितनी होगी, देयरफॉर DB इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। देयरफॉर DB इज इक्वल टू, इसको 1 मान लेंगे भाई, क्योंकि इसमें 990 की वैल्यू 1 रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नोट IDL sin 90 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट P पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB का इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेट कर देंगे हम म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर DL। अब पूरी रिंग के सारे एलिमेंट जोड़ते चले जाएंगे हम धीरे धीरे, तो इसकी सरकमफ्रेंस बनेगी, सारी रिंग की लंबाई जो होगी वो
सरकमफ्रेंस हो जाएगी, यानी कि हमारे पास वेरिएबल ओनली dl है भाई, बाकी कांस्टेंट है। तो dl का इंटीग्रेशन करते आएंगे तो टोटल लेंथ बढ़ेगी रिंग की 2πr, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dl, और ये हमारे पास b की जो एक्सप्रेशन आएगी वो आ जाएगी μ0 I/4πr² इंटू 2πr। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा। तो b = हमारे पास होगा μ0 I/2r, 2 यहाँ से बच गया, एक r यहाँ बच गया। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट रिंग की वजह से एट द सेंटर होता है। अब करते हैं इसकी डायरेक्शन की बात। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन हमने बताया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। यानी कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर में हमने बताया था कि राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि थंब के अलोंग जो है ना करंट होगा, तो मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी अलोंग द कर्लिंग ऑफ फिंगर, यानी कि जो फिंगर जो है वो जैसे मुड़ेंगी। जैसे कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास मैग्नेटिक लाइन जो है वो सर्कल्स में होंगी इसके चारों तरफ ऐसे। किसी भी पॉइंट पर नज़दीक लेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा, दूर लेंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा। सिमिलरली सर्कुलर कंडक्टर के अंदर भी ऐसा ही होता है। सर्कुलर कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमारी उंगलियां देती हैं, यानी कि कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो देगा हमारा थंब, राइट हैंड का। तो राइट हैंड का थंब जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो है ये है हमारे पास रिंग, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। और एक जो रिंग है हमारे पास, इसमें यहाँ पे ले लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज करंट। इस रिंग के अंदर करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज रिंग में और एंटी क्लॉकवाइज रिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन बतानी होगी। अब मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल यहाँ लगाते हैं। करंट जो है वो हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी कि करंट इधर से गया है ऐसे। तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कह रही है कि ये इसको इधर मुड़नी चाहिए, तो इसका मतलब अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो इसमें से पास होंगी, यानी कि ऐसे। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इनवार्ड होंगी, इधर से इंटर होंगी इसमें और फिर एग्जिट हो जाएंगी। लेकिन ये क्लोज कर होती हैं तो इसलिए मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ऐसे इंटर होके ऐसे मुड़ जाती है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस क्लोज कर होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे हो जाएगी अंदर से बाहर की तरफ। दूसरी मैग्नेटिक लाइन बनाएंगे तो ये भी ऐसे होगी अंदर से बाहर की तरफ। किसी भी जगह बना सकते हैं, नीचे अगर बनाना चाहते हैं तो भी क्लोज करो बनाओ। और ये जो है अंदर से, यानी कि रिंग के अंदर जा रही है और बाहर घूम के ऐसे ऐसे घूम के आ रही है। मतलब एक सर्कुलर करंट है तो ऐसे हो जाएगा, इस टाइप में होगी। तो अंगूठा जो है इसके अंदर है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन ऐसे इंटर होंगी और ऐसे मुड़ के आ जाएंगी वापस। नीचे करेंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे जाएंगी और चारों तरफ होंगी, वो मैग्नेटिक लाइन चारों तरफ होंगी, लेकिन अंदर ज़्यादा होंगी बाहर कम होंगी, क्योंकि चारों तरफ होने से बाहर की डेंसिटी कम हो जाती है, अंदर सारी लाइनें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो ऐसे होंगी, और ये जो है ऐसे दिखा सकते हैं हम। क्लॉकवाइज करंट के लिए जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं हम। ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये अंगूठा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है हमें, मतलब ऐसे। अभी करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो बाहर की तरफ है, यानी कि इधर से जो है मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन ये होगी ऐसे, ऐसे जाके ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे जाके ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे जाके ऐसे मुड़ेंगी, राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर जो है होंठ होगी ये सर्कल में ही सर्कुलर होंगी, क्योंकि क्लोज कर होती हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है अब इनकी
अपोजिट हो जाएगी ऐसे, नीचे भी ऐसे ही होगा। और फिर ये हम दिखा सकते हैं ऐसे। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग ऐसे होती है। अब क्योंकि बार मैग्नेट का एक पोल होता है, बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, मतलब एक बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं एन और एस, तो ये भी क्लोज कर होती है। ये रिंग जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो इसके भी दो पोल होंगे। कैसे होंगे कि हमें करंट जो है ना एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ से वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर इधर से करंट ऐसे चल रहा है, इधर से करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसके बैक साइड से करंट की डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसमें चल रहा है हमारे पास ऐसे, ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज ऐसे, लेकिन दूसरी तरफ से ये जो है एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा हमें ऐसे। तो इसका मतलब एक तरफ से करंट एक क्लॉकवाइज एक्सपीरियंस होता है, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी जिसके दो पोल होते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जब रिंग में करंट फ्लो होता है तो वो बिहेव करती है साउथ पोल की तरह, यानी कि ऐसे। जब रिंग में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो उसकी पोलरिटी साउथ होगी, और जब रिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो उसकी पोलरिटी जो होती है वो नॉर्थ पोल जैसी होती है, ऐसे बिहेव करेगी नॉर्थ की तरह। तो रिंग जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है, लेकिन एक तरफ साउथ और दूसरी तरफ नॉर्थ। ये हो गया रिंग का हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन जो है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं। जैसे हमने पूरी जो कंप्लीट रिंग थी उसका मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये जो डीएल का इंटीग्रेशन है इसने पूरी रिंग की जो है ना लेंथ को दिया। इस आर टी इसका एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास, इसका एक्सपेंशन 2πr आया है, तो ये एक्सप्रेशन। लेकिन अगर रिंग हमारे पास कंप्लीट नहीं है, यानी कि हाफ है या क्वार्टर है उसका, तो जैसे कि वो आर्क के रूप में होगी। अगर उस आर्क के रूप में इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लिया ये करंट फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर क्या होगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन यही यूज़ करेंगे, इसी का एक्सप्लेनेशन लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसको कंप्लीट ना करके ऐसे कर सकते हैं 4πr², और यहाँ पे इस रिंग की लेंथ आ जाएगी, यानी कि इस आर्क लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ यूज होगी, ये चाप की लंबाई यूज होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, μ0I को 4πr, r² को दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, L/r और ये। तो जो L/r होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला थीटा = L/r। तो यहाँ पर L/r की जगह थीटा का यूज किया जा सकता है। तो B की जो इंडक्शन, B की जो वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है μ0I 4πr थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो B की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है थीटा, और B जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। इनका यूज होता है जैसे सेम एंगल के ऊपर R की लेंथ अलग अलग हैं, रेडियस अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो है हम मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे पास, ये एक आर्क हमारे पास ये है और दूसरी आर्क हमारे पास ये है। इसमें करंट जो है वो इधर है और इसमें करंट इधर है। अब इस साइड का जो रेडियस है थीटा दोनों में कॉमन है, इस साइड का रेडियस r1 मान लेते हैं, और इस अपर वाली जो आर्क है उसका रेडियस मान लेते हैं r2, और ये थीटा है हमारे पास सेम। तो उस कंडीशन के अंदर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना है। करंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन हम अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मानते हैं
तो यहाँ से देखेंगे हम, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, इस नीचे वाली जो आर्क है हमारा, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन आउटवर्ड होगा, और जो ऊपर वाली आर्क है उसमें करंट क्लॉकवाइज है तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्ड होगा, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, सेम लाइन पे होगी, एक की इधर एक की अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो वेक्टर सम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा दोनों का सम करेंगे हम। लेकिन अब जो इसका मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, अगर करंट सेम है, थीटा बराबर दोनों के अंदर बराबर है, तो ये कंडीशन कि B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जिसका रेडियस कम उसका मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है B1 ज़्यादा होगा और B2 कम होगा। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन B1 माइनस B2, फार्मूला होगा ये यूज, म्यू नॉट I अपॉन थीटा। और अगर इसी कंडीशन के अंदर यानी कि थीटा पे डिपेंड करें, रेडियस सेम है, तो ये कंडीशन हो सकती है कि इधर जो है ये आर्क है, इसका एंगल जो है वो θ1 है, इधर हमारे पास ये आर्क है, रेडियस उतना ही है दोनों तरफ, इधर भी रेडियस आ रहा है, लेकिन ये एंगल जो है वो θ2। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। अब ऊपर वाली से देखते हैं तो क्लॉकवाइज करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे है तो इसमें डायरेक्शन इनवर्ड। सिमिलरली इसमें भी इनवर्ड है, क्योंकि करंट जो है ना वो ऐसे आ रहा है, तो इसके अंदर भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक इंडक्शन एक तरफ होगा, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 आएगा। रेडियस दोनों में सेम है, थीटा और थीटा लगे तो यहाँ पे थीटा चेंज होगा, करंट दोनों में सेम है। अगर हो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर दे, अब हम करंट को ऐसे कर दे इसका, तो ऊपर वाली का जो करंट है वो इधर है, नीचे वाली का अपोजिट में है, तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की तरफ होगा ऊपर वाले का, और नीचे का आउटवर्ड। तो इसका मतलब अब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, रेडियस सेम, करंट सेम, लेकिन थीटा डिफरेंट है, तो उस केस में अब यहाँ पे B θ2 ज़्यादा है, तो कंडीशन आएगी B2 माइनस B1। तो ये होता है आर्क के ऊपर डिपेंड। रिंग जो है चाहे हाफ हो, सेमी सर्कुलर हो, कैसे हो, सारे फार्मूले अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट यूज करने। हमने कंसेप्ट से हटेंगे तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज राइट हैंड स्क्रू रूल और ये फार्मूला जो क्लियर है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर पजल नहीं होंगे, आसानी से कर सकते हैं। कई बार कंसेंट्रिक रिंग्स का लिया जाता है, ये एक रिंग ऐसे है और उसका सेंटर यहाँ है, दूसरी कंसेंट्रिक रिंग ऐसे है, इसका सेंटर भी यहीं पर है, दोनों का सेंटर सेम है, लेकिन दोनों के सेंटर के बीच में रेडियस के बीच में, इसका रेडियस ये हो गया और इसका रेडियस ये हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दोनों जो रिंग होंगी, जैसे ये हो गया एक रिंग का डायमीटर तो ये माने हम, और एक रिंग का डायमीटर ये माने ऐसे, ये दोनों का सेंटर हो गया, तो दोनों के सेंटर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस कंडीशन में हमने मैग्नेटिक इंडक्शन देखना है, तो चाहे करंट सेम डार कैसा भी हो, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक रिंग तो है इस प्लेन में, तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर की तरफ होगा अगर करंट ऐसे जा रहा है, तो दूसरी रिंग है इस प्लेन में, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन इधर होगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा ऐसे, एक का ऊपर की तरफ, एक का अंदर की तरफ, ऐसे तो 90 डिग्री। तो उस केस में रिंग कंप्लीट है। फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा B इज इक्वल टू, फार्मूला तो यूज़ होना है म्यू नॉट I बाई 2R, कंप्लीट रिंग है। लेकिन नेट मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो एक का B1 इधर और B2 इधर, तो इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस 90, यानी कि 0। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इस टाइप में आ जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। मतलब एक सर्कुलर रिंग जो है उसके सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है, यानी कि उसका जो एक्सिस है
उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है P, उसके सेंटर से x या r की दूरी पर हमने मान लिया कि ये रिंग है, इसका सेंटर O है, इसका रेडियस जो है वो A है, ये इसका रेडियस है, और इसके सेंटर से r की डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है P एक्सियल लाइन पर, जिस पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना है। मतलब ऐसे ये जो रिंग होगी ये होगी, ये इसका एक्सिस हो गया, तो इसके एक्सिस के ऊपर जो है ना यहाँ पे पॉइंट है कोई P ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना है। ये है सिचुएशन। तो इस केस में जो है इसमें से मान लिया कि I करंट फ्लो हो रहा है, ए बी में कोई हमने समान लेंथ एलिमेंट ले लिया। अब हम लिखते हैं लेट ए पॉइंट P, पॉइंट P कहाँ पर है, एट डिस्टेंस R फ्रोम, कहाँ से, फ्रोम सेंटर O ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है A, इसका रेडियस A है। कैरिंग करंट, इसमें करंट कितना है, कैरिंग करंट I, एंड P ऑन एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ ए रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग, या तो रिंग के एक्सिस पर या एक्सियल लाइन ऑफ द रिंग मान लिया। तो ये हमने सारी सिचुएशन जो है क्लियर कर दी है कि हमारे पास जो रेडियस है वो A है, OP की डिस्टेंस जो है वो R है। द इफ ए dB, ये मान लिया dB इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट AB, करंट एलिमेंट AB, यानी कि AB इज इक्वल टू IDL, AB की वैल्यू कितनी है, IDL के बराबर है, इज। देन बाई बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट का जो सैवर्ट लॉ है, बायोट-सैवर्ट का जो लॉ है वो क्या कहता है भाई कि dB इज इक्वल टू म्यू नोट IDL साइन थीटा 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर, इस लेंथ एलिमेंट से P। रही बात साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमें डिटरमाइन करना है। जो करंट एलिमेंट होता है उसकी डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है, और ये पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड है। ऐसे करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये रिंग होगी, इसका एलिमेंट टेंजेंट की तरफ होगा, तो उसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि दोनों का करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, और ये हमारे पास हो जाएगा पोजीशन उस पॉइंट की। तो यानी कि ये हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए दोनों के बीच में अलोंग द टेंजेंट IDL हो गया, और ये एंगल हो गया, इस पॉइंट का हमने ये पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो इस पॉइंट और इसके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास, और ये पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू है AP की वो होगी A² प्लस R² के बराबर, A² प्लस R²। ये एंगल हो गया है थीटा। तो इसलिए साइन 90 डिग्री कर देंगे हम,
और अगले स्टेप में ए पी की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास डी बी जो एक्सप्रेशन आएगी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और होल स्क्वायर, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस थी हमारे पास ये, तो इसका स्क्वायर होने के बाद डी बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास आएगी म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन की बात है तो मैग्नेटिक इंडक्शन आर के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये जो आर है ये ऐसे है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक इंडक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि बाइट सेट क्लास हमने प्रूव कर दिया था कि डी एल क्रॉस आर, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर देंगे। ये पॉइंट हमने एम ले लिया, तो ये डी पी की डायरेक्शन होगी पी से एम की तरफ। ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। सिमिलरली हम ए बी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक सेम करंट एलिमेंट माने सेम लेंथ का सी डी, तो ये अलोंग पी एम हो गया, ये यूनिट वेक्टर लगा दिया पी एम की तरफ, ये इक्वेशन होगी 1। सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी, सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन at P due to equal current element diametrically equal current element CD, करंट एलिमेंट है वही कौन सा, सी डी करंट एलिमेंट है, और इसकी पोजीशन कहाँ है, डायामीट्रिकली अपोजिट टू ए बी। ये ए बी के बिल्कुल अपोजिट है, ए बी जो करंट एलिमेंट था उसके अपोजिट है, तो उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक इंडक्शन ले लिया डी बी डैश। तो उसकी वैल्यू भी इतनी आएगी क्योंकि सी डी है, इक्वल लेंथ एलिमेंट है, तो वही इक्वल ही इसकी डिस्टेंस होगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब पी से एन की तरफ, ये हो गया डी बी डैश, और ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नोट आई डी एल 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये पी से एन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर होगी 2। अब क्योंकि 2 वेक्टर हो गए हमारे पास, इनका रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है। 2 तरीके हैं, या तो हम लगाएं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, या फिर हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको रिजोल्व करें। तो जब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, डी बी का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ही। सिमिलरली डी बी डैश के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। लेकिन मेन बात है थीटा की, थीटा जो है वो कौन सा कंपोनेंट किधर होगा, कोस किधर होगा, साइन किधर होगा। कोई भी वेक्टर जब आर होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक कंपोनेंट होता है आर कोस थीटा, जिस डायरेक्शन के साथ थीटा बनाता है, एक होता है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर साइन थीटा। तो यहाँ पर इधर आर कोस थीटा है, इधर आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे हमने थीटा देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे कि जो है वो कोस किधर होगा और साइन किधर होगा। अब ये देखें हम, ये एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल है, इससे 90 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इधर एंगल कितना बच गया भाई हमारे पास, ये रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका जोड़ 180 होता है। तो थीटा पहले बन गया 90, उसके ऊपर वो है
तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। और इस 90 माइनस थीटा में यानी कि अब ये इधर जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, हमने ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना बचेगा भाई, ये बन जाएगा थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे, 90 में से 90 माइनस थीटा अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है थीटा, यानी कि ये एंगल कितना होगा थीटा। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल हुआ है तो डीबी का इधर कंपोनेंट होगा डीबी कोस थीटा, और ये इसको एस ले लेते हैं हम पी से एस की तरफ, और इस पॉइंट को हम आर ले लेंगे तो इधर होगा डीबी डैश कोस थीटा। और दोनों का जो साइन कंपोनेंट है ये इधर हो जाएगा डीबी साइन थीटा, डीबी डैश साइन थीटा भी इधर होगा, तो डीबी साइन थीटा भी इधर होगा। और ये पॉइंट है हमारे पास पी से क्यू की तरफ। फिर देखेंगे ये एंगल थीटा है, इस पे 90 डिग्री, तो इधर बचेगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये जो इधर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है थीटा, तो उसके दो कंपोनेंट बना दिए, डीबी का इधर डीबी कोस थीटा, परपेंडिकुलर में डीबी साइन थीटा, सिमिलरली डीबी डैश कोस थीटा, डीबी डैश साइन थीटा। तो ये जो डीबी कोस थीटा है और डीबी डैश कोस थीटा है ना, ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑन रिजोल्विंग डीबी एंड डीबी डैश कोस थीटा, ऑन रिजोल्विंग डीबी एंड डीबी डैश इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब इनको रिजोल्व करते हैं, डीबी कोस थीटा एंड डीबी डैश कोस थीटा जो होते हैं वो आर कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने लिख भी दिया है और समझा भी दिया है। इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये डीबी कोस थीटा और डीबी डैश कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो किधर होगा भाई, वो इधर आ जाएगा। अब हमारा नेट मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द रिंग देयरफॉर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द रिंग B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डीबी साइन थीटा। ये साइन वाले कंपोनेंट जुड़ते चले जाएंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, क्योंकि ये लेंथ एलिमेंट ऊपर है तो उसका अपोजिट नीचे है, फिर ये यहाँ लेंगे तो इसके अपोजिट, ऐसे लेंगे तो ऐसे ऐसे करके सारे एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते चले जाएंगे, जिनका कोस कैंसिल होता चला जाएगा, साइन जुड़ता चला जाएगा, तो डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये अलोंग हो जाएगा पी से क्यू की तरफ, ये होगी उसकी डायरेक्शन। तो इसलिए बी की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
साइन थीटा और ये DL। ये क्वेश्चन नंबर होगी है 3 फ्रॉम ट्रायंगल। अब हमारे पास ट्रायंगल है कौन सी, AOP या APO। फ्रॉम ट्रायंगल APO से हमारे पास OA साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। APO साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास OA अपॉन AP। OA परपेंडिकुलर, AP मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा यही होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारे पास A बाई रेडियस तो A है, और ये है हमारे पास A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू को 3 में यूज़ करते हैं तो B हमारे पास आएगा भाई, B इज इक्वल टू म्यू नोट I इंटीग्रेशन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। साइन थीटा की जगह रखेंगे A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और DL। अब यहाँ से देखते हैं हम, ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1 है और ये हाफ है, तो इसका मतलब ये B जो P है इसका B की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट I अपॉन 4 पाई, और ऊपर DL ADL रहेगा भाई 4 पाई। A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1 और हाफ, यानी कि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। इसको करेंगे हम इंटीग्रेट करते हैं तो B जो है ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन अलोंग P क्या हो, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगी। 5 इस इक्वेशन को 5 करते हैं हम, तो B जो है हमारे पास म्यू नोट I A अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2, ये कॉमन, और ये इंटीग्रेशन DL का इंटीग्रेशन भाई हमारे पास आएगा म्यू नोट I A अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2, और DL करके पूरी रिंग की लेंथ आ जाएगी 2 पाई A। अब एक एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये बनती है एग्जैक्ट, म्यू नोट 2 को आगे ले आते हैं 2 म्यू नोट I पाई A और पाई A स्क्वायर अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ये तो है जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आई है डायरेक्शन अलोंग PQ, और ये क्वेश्चन नंबर 6। और अगर इस पाई को हम कैंसिल करते हैं तो B की वैल्यू हमारे पास आती है B इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आता है हमारे पास म्यू नोट I अपॉन A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ये होता है इक्वेशन नंबर 7। तो इस प्रकार जो है हम मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसके स्पेशल केस डिटरमाइन करने हैं हम। स्पेशल केसेस में इन दोनों को ही डिस्कस करते हैं। ये जो पाई A स्क्वायर इसलिए लिया है कि पाई A स्क्वायर होता है एरिया, तो इसको अगर हम एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है B इज इक्वल टू 2 म्यू नोट I A अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ये इक्वेशन जो है 7, 8, ये तीनों एक्सप्रेशन जो है वो एक जैसी है, एक ही है, लेकिन हमने बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया इसमें। तो अब इसके स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केस
पहला केस है कि व्हेन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जब आर ए से काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ए विल बी नेगलेक्टेड, ए को कर देंगे हम नेगलेक्ट। तो जब ए को नेगलेक्ट कर देते हैं तो ये कंडीशन यूज़ करते हैं, म्यू नोट टू म्यू नोट आई ए, और यहाँ पे ए नेगलेक्ट हो जाएगा तो आर क्यूब। तो बी की एक्सप्रेशन हमारे पास आती है 2 म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई, और ये आर की पावर 3 आर का स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर 3/2। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए बी की वैल्यू आ जाती है 2 म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई, और ये आ जाता है आर क्यूब। 2 से 2 इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक इंडक्शन तब आता है जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो, यानी कि रिंग बहुत छोटी हो, रिंग बहुत बड़ी हो, रिंग बहुत छोटी हो और ये आर काफ़ी बड़ा हो। तो उस केस में ये एक मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करेगी, और उसका मतलब ये होगा कि एक बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन की तरह काम करेगा। और जब हम बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, तो वो इस पर टाइप का आएगा। लेकिन उसमें हमारे पास एक्सप्रेशन होगी B इज इक्वल टू 2 म्यू नोट M अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब ये जो M होता है, M ये होती है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। M होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेट वाले केस में करवाया जाएगा, यानी कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये रिजेंबल करता है इसके एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना हो तो ये यहाँ आता है। तो इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये यहाँ पे मिलेगा मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन मैच करते हैं, तो इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है M, ये इसके सिमिलर होगी, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसी करंट कैरिंग रिंग की निकाली जाती है तो वो होती है करंट इनटू एरिया, I इंटू ए। इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला होता है, यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पहला स्पेशल केस था। दूसरा स्पेशल केस जो है इसका क्या हो सकता है, जब ए वेरी वेरी ग्रेटर देन आर हो जाए, व्हेन ए वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, when a very very greater than r, then a will be neglected, then r will be neglected। इसमें r नेगलेक्ट हो जाएगा, therefore b की एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी। अब इसको यूज़ कर सकते हैं हम, जब हमने r को नेगलेक्ट करना है तो इसको यूज़ करेंगे, यानी कि इसको। तो म्यू नोट आई ऊपर है ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 ए स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर 3/2। अब यहाँ से ये ए क्यूब बनेगा, तो बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास म्यू नोट आई अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। इसका मतलब ये एक पावर कैंसिल, तो बी की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू नोट आई बाई 2a, जो एक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यानी कि जब रिंग बहुत बड़ी हो जाए और रेडियस ये पॉइंट थोड़ा सा छोटा हो जाए तो समझो मैग्नेटिक इंडक्शन हमने सेंटर पे ही निकाला है, म्यू नोट आई बाई 2a।